हेलो, नमस्कार। मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग पढ़ रहे थे हाइपोथेसिस कैसे फ्रेम की जाती है, हाइपोथेसिस के कितने प्रकार होते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, टाइप्स ऑफ एरर क्या है, रिजेक्शन एरिया क्या है। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। अब जानते हैं कि अब हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए हमको डाटा की आवश्यकता पड़ेगी, तभी तो हम टेस्ट पढ़ेंगे आगे चल करके। इक्कीस पर टेस्ट क्या है, टी टेस्ट क्या है, जे टेस्ट क्या है, एनोवा टेस्ट क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमको डाटा पढ़ना पड़ेगा। तो डाटा पहले समझते हैं कि व्हाट इज डाटा। डाटा क्या है? डाटा इज ए डाटा इज ए फैक्ट्स एंड फिगर्स। क्या है? कोई फैक्ट हो सकता है, कोई फिगर हो सकता है, इसी को डाटा कहा जाता है। ओके, तो ये डिफिनेशन याद रखिएगा हमेशा कि डाटा किसको कहता है? एनी टाइप्स ऑफ फैक्ट्स एंड एनी टाइप्स ऑफ फिगर्स दैट्स कॉल्ड इज डाटा। ओके, डाटा देखिए यहाँ पर दो चीज़ों से है। आप जानते हैं कि फर्स्ट में जैसे कि यूनिवर्स है, ये पॉपुलेशन जिसको कही जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप जौनपुर में रिसर्च करना चाहते हैं, या वाराणसी में रिसर्च करना चाहते हैं, या पूरा यूपी में रिसर्च करना चाहते हैं, या किसी ज़िले में, या किसी लड़के पे, या किसी स्कूल में रिसर्च करना चाहते हैं, तो पूरा स्कूल का जो स्टूडेंट है वो आपका यूनिवर्स है, यह पॉपुलेशन है। ओके, इसका मतलब क्या है कि रिसर्चर जिस टारगेट ग्रुप पर स्टडी करना चाहता है वो होल टारगेट ग्रुप इज यूनिवर्स और पॉपुलेशन। दोनों में से कोई भी सेम यूज होता है, यूनिवर्स कह सकते हैं, ये पॉपुलेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए कि यूनिवर्स क्या है, पॉपुलेशन क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि यूपी में जो लोग वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप है, वुमेन्स कितना एंटरप्रेन्योर में आगे हैं, उनका हमको स्टडी करना है। तो जितना यूपी में वुमेन्स एंटरप्रेन्योर हैं, ओके, वो सभी आपका पॉपुलेशन है या यूनिवर्स है, जिसमें से हम कुछ सैंपल लेंगे, क्योंकि सभी को एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम, कॉस्ट, मेथड्स, एक्यूरेसी सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा और इतना इजी है नहीं, इसीलिए हम लोग सैंपल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यूनिवर्स तो समझ गए, अब यूनिवर्स थोड़ा डेफिनेशन समझ लीजिए। ए पॉपुलेशन इज द टोटलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। इट मीन्स जितना रिसर्च के अंतर्गत कंसिडर करना है वह दैट इज योर पॉपुलेशन है, वो आपकी पॉपुलेशन है जिस पर आप रिसर्च करना चाहते हैं। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के टाइप्स हैं। यहाँ क्या है पॉपुलेशन में? फर्स्ट क्या है? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव के आधार पर क्या है? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। देखिए फाइनाइट मीन्स जैसे मान लीजिए कि किसी देश की पॉपुलेशन है, ओके, क्या है? वो फाइनाइट है, निश्चित है। मान लीजिए हाई स्कूल में कितने लोग पढ़ रहे हैं इस साल, ओके, बीकॉम कितने लोग कर रहे हैं, या पीएचडी कितने लोग कर रहे हैं, ये दैट इज क्या है? फाइनाइट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट क्या होगा? जिसका कोई निश्चित नहीं, जैसे तारे, स्टार, ओके, या मान लीजिए कि पेड़ के पत्ते। अब इसको गिनना इतना आसान नहीं है, इनफाइनाइट है, मीन्स एक अनंत हो सकता है, एक सीमित हो सकता है। तो यहाँ पर समझिए कि पॉपुलेशन दो टाइप से होंगे, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। सीमित होगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, या असीमित होगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड क्या है? बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक क्या होगा? एक रियल होगा, एक हाइपोथेटिकल होगा। रियल मीन्स जो वास्तव में आपको दिखेगा, जैसे पॉपुलेशन कोई भी हो, ओके, वो दिखेगी। हाइपोथेटिकल क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कॉइन उछाला, ओके, और 100 बार मान लीजिए कि टॉस किए, और 100 में मान लीजिए कि 40 बार आ गया हेड एंड 60 बार आ गया टेल। तो क्या ये जो 100 बार उछाले हैं वो दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा, क्योंकि जो ही दूसरा करेंगे पिछला विलुप्त हो जाएगा। ओके, तो इसको हाइपोथेटिकल कहा जाता है। ये हाइपोथेटिकल रूप से हम केवल जान ले रहे हैं कि ये इतना बार, जैसे ये ताशा के पत्ता से इतना निकालेंगे तो ये आएगा, ये सब चीज़ें हम लोग कर ले रहे हैं, बट उसको देख नहीं सकते फिर से। तो यहाँ पर दो तरीके से होगा, ये तो रियल होगा, वास्तव का जैसे जनसंख्या है उसको काउंट कर लिए तो होना ही है, लेकिन हाइपोथेटिकल में ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं कॉइन्स का एग्जाम्पल लिया, तो आई थिंक आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, सैंपल।
अब सैंपल क्या है, सैंपल ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि इतनी पूरी पॉपुलेशन है, ये आपका पॉपुलेशन है ये, ओके, या यूनिवर्स जिस पर आपको रिसर्च करना है। जानते हैं सभी की पॉपुलेशन की एनालिसिस करना इतना इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है, इतना प्राइस नहीं है, या कोई कॉस्ट नहीं है, या उतने आपके पास टेक्निक नहीं है, ओके, जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के कारण क्या है कि सभी का आप अध्ययन नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेड़, किसी पेड़ के निकालना हो कि पेड़ के पत्ते की लंबाई क्या है, तो आप ये सोच रहे हैं पूरा पेड़ के पत्ते को काउंट करना इतना ईजी है। अगर ये भी मान लीजिए देखना है कि साक्षरता की स्थिति क्या है, तो सभी लोग को काउंट करना इतने ईजी है, नहीं है। उसमें से कुछ लोगों को सैंपल लेना पड़ेगा। तो जो सैंपल आप यहाँ से ले रहे हैं, ओके, जैसे यहाँ 100 लोग हैं, उसमें से 3-4 लोग को ले लिए, ओके, तो दैट इज सैंपल, ओके। और जो लेने की प्रक्रिया है दैट इज सैंपलिंग। सैंपल क्या है? जो आप सैंपल ले रहे हैं, और लेने की प्रक्रिया को ही सैंपलिंग कहा जाता है, राइट। तो आई थिंक ये भी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि सैंपल क्या है, कि जो आपके पास यूनिवर्स है उस यूनिवर्स में से कुछ चीज़ों को चुनना सैंपल है, ओके। ताकि इस प्रकार से चुनना है कि ये इसका रिप्रेजेंट करता रहा। जैसे लास्ट क्लास में देख के बताया था मैं, ओके, जो हाइट वाला एक लिया था मैं एग्जाम्पल, हाइट है कि नहीं है, तो लेडीज को देखिए 3-3 पर आधार पर कर दिया गया था। तो इससे क्या होता है कि पर्याप्त सैंपल होना चाहिए, जिसको हम डिफरेंट टाइप से क्लासेज में स्टडीज करेंगे, राइट। अब यहाँ पर क्या है, डिफिनेशन समझिए सैंपल की। यहाँ तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्टेड टू नो समथिंग अबाउट द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। मीन्स क्या है, पॉपुलेशन का एक पार्ट है, पॉपुलेशन का एक भाग लेंगे, ओके, और इस भाग में से ऐसा लेंगे जो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हो, यही सैंपल है, ओके। जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा होगा कुछ, उसी को सैंपल कहा जाता है, ओके। सैंपलिंग डिजाइन क्या है? A sample design is a definite plan for obtaining a sample from a given population. मीन्स जो डिफाइनाइट करना है, क्या करना है, पॉपुलेशन को, किस प्रकार से हम सैंपल को लेंगे उसी को डिजाइन तैयार किया जाएगा। जैसे हमने पढ़े थे रिसर्च डिजाइन, वैसे यहाँ पर सैंपल डिजाइन। सैंपल का डिजाइन क्योंकि नहीं करेंगे तो सैंपल से ही आगे स्टार्ट करना है, आगे आपको रिसर्च करना है, आपको टेस्ट करना है। तो जब सैंपल आपका अच्छा नहीं रहेगा तो क्या टेस्ट रिजल्ट अच्छा आएगा? नहीं आएगा। इसलिए सैंपल की भी डिजाइन बनानी पड़ती है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप इन सैंपलिंग डिजाइन। तो कौन कौन सा फॉलो किया जाता है सैंपलिंग डिजाइन में? फर्स्ट अब क्या है, टाइप ऑफ यूनिवर्स। तुमने टाइप यूनिवर्स बताया, पहले आपको देखना है कि फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, ओके। या देखना है कि रियल है या हाइपोथेटिकल है। इसमें से आपको पहले चुनना पड़ेगा, उसी के अनुसार आप डिसाइड लेंगे, ओके, कि हमको कौन सा सैम्पलिंग मेथड्स यूज करना है। तो पहले टाइप ऑफ यूनिवर्स देखेंगे कि टाइप्स यूनिवर्स किस प्रकार का है। वो पेड़ पौधा वाला है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, या फाइनाइट है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, व्यक्ति वाला है तो उसको कर सकते हैं, तो उसके अनुसार हम सैम्पलिंग मेथड यूज करेंगे। रियल है तो रियल के अनुसार करेंगे, हाइपोथेटिकल है तो उसके अनुसार करेंगे, ओके। नेक्स्ट है सैंपल यूनिट्स। सैंपल यूनिट्स मीन्स कि जो भी सैंपल लिए जा रहे हैं, आप जानते हैं उनकी या तो एज होगी, या मेल फीमेल होंगे, ओके, या मान लीजिए कि बैंकिंग कंडीशन कोई होगा, ओके, कुछ भी हो सकता है, या केजी में होगा, या सेंटीमीटर में होगा, या मीटर में होगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि केजी में हम ले रहे हैं यूनिट्स, कि सेंटीमीटर में ले रहे हैं, कि किलोमीटर में ले रहे हैं, कि एज क्या है, मेल हैं कि फीमेल हैं कि बच्चे हैं, हमको किस प्रकार से लेना है, कि जॉब वाले हैं, ओके, कि एग्रीकल्चर वाले हैं कि बिजनेस वाले हैं। ये सब चीज़ों के यूनिट को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके, जब आप रिसर्च के लिए सैंपल तैयार कर रहे होते हैं। तो कि हमको जो एज लेनी है वो एज किस हिसाब से लेना है, ओके, या इनकम ग्रुप क्या लेना है हमको, ये सब यूनिट हैं, इकाई है जो स्टडी करेंगे। सेंटीमीटर में लेना है सब डाटा, आगे सब किलोमीटर में लेना है, ऐसा थोड़ी है कि कोई किलोमीटर में डाटा ले लिए, कोई सेंटीमीटर में डाटा ले लिए तो अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, सोर्स लिस्ट। मीन्स कि जहाँ से सैंपल आप लेने वाले हैं वो कहाँ से लाएंगे लिस्ट,
किसको किसको लेना है, आप लिस्ट तैयार करेंगे कि हम यहाँ जाकर सैंपल लेंगे, यहाँ जाकर सैंपल लेंगे, यहाँ जाकर सैंपल लेंगे, ये आप लिस्ट बनाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्या है, साइज ऑफ सैंपल। तो साइज ऑफ सैंपल में अभी आगे बात करेंगे कि साइज ऑफ सैंपल का फार्मूला क्या होगा, ओके। जैसे थंबनेल में आप देखे भी होंगे, तो इसका फार्मूला ही बताऊंगा कि एक एप्रोप्रिएट पॉपुलेशन का लगभग कितना आप सैंपल लेंगे तो मान लिया जाएगा कि पूरा वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो इसको भी हम लोग देखेंगे साइज ऑफ सैंपल, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 1,00,000 पॉपुलेशन है उसमें से 2 लोग ले लिए हैं सैंपल तो अप्रोप्रिएट है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या अप्रोप्रिएट हो सकता है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ओके। और लास्ट में है कि सैंपल प्रोसीजर, कि सैंपल किस प्रकार से लेंगे। तो सैंपल प्रोसीजर में क्या होगा, जो मेथड्स हम पढ़ते हैं, ओके, जो हम मेथड पढ़ते हैं उसी को सैंपल प्रोसीजर कहा जाता है। तो सैंपल प्रोसीजर के लिए जानते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, तो उसको हम लोग अलग अलग क्लासों में सेपरेटली स्टडी करेंगे, डीप स्टडी करेंगे, ब्रॉड स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, मेथड को हम लोग आगे पढ़ेंगे, सैंपल साइज को हम लोग इसी क्लास में देख लेते हैं, और ये 3 चीज़ आप समझ ही गए, ओके। तो इसको आगे हम लोग देखेंगे, राइट। तो आई थिंक आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। चलते हैं अब क्या है, लॉ ऑफ सैंपलिंग। कुछ देखिए सैंपलिंग का लॉ है कि सैंपल जब तैयार कर रहे होते हैं तो क्या क्या लॉ वर्क करता है। जैसे आपको बताएं, एक पहला है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी घटना के घटने या न घटने की संभावना है, ओके। यही प्रोबेबिलिटी है कि अगर मान लीजिए कि टॉस उड़ाया गया तो हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है, टेल आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो 2 है तो 1/2 है, ओके। यहाँ पर बता जाता है तो किसी घटना के घटने न घटने की डिवाइड बाय टोटल इवेंट्स कितने हैं, इसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में जरूरी है कि जैसे जैसे हम प्रोबेबिलिटी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे चीज़ें कंसिस्ट होती जाती हैं, यूनिफॉर्मिटी आने लगती है। तो आप प्रोबेबिलिटी समझ गए कि प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना क्या है, किसी घटना या न घटने की संभावना क्या है, ओके। ये प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी को जस्टिफाई करने के लिए 2 उप नियम बनाए गए हैं, द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड लॉ ऑफ इनरेशिया ऑफ लार्ज नंबर, जिसको कहा था सांख्यिकी नियमितता का नियम, सांख्यिकी नियमितता का नियम, और ये क्या है, महांक जड़ता, महांक जड़ता का नियम, ओके। अब आप ये सोचिए, पहला पर आते हैं इस पे, द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या बताता है कि जैसे जैसे आप कोई भी सैंपल को लेते जाते हैं, लेंगे आप, तो उसमें क्या होगा कि सभी को रिप्रेजेंट करने के गुण पाए जाएंगे, रेगुलरिटी। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे पेड़ है, ले लीजिए मान लीजिए, ओके, ऐसे पेड़ है, ये पेड़ पे मान लीजिए कि पत्ते लगे हैं, लीफ, ओके, पत्ते हैं। आप जानते हैं कि पेड़ पर तो लाखों पत्ते होंगे, उसमें से आपने क्या किया कि 1000 पत्ते को लिया और उसको काउंट कर लिए, ओके। तो ये स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी बताता है कि जब आप 1000 सैंपल उसमें से लिए, यहाँ से पत्ते तोड़े, वहाँ से पत्ते तोड़े, वहाँ से तोड़े, और उसको काउंट किए या उसका माप किए कि एवरेज उनकी हाइट क्या है या एवरेज उनकी लंबाई चौड़ाई क्या है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल होगा कि जो और 1,00,000 पत्ते हैं उनके रिप्रेजेंट कर पाए, ओके। क्यों, क्योंकि ये माना जाता है स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी में कि जैसे हम सैंपल लेते हैं, सैंपल सभी चीज़ का रिप्रेजेंट करता है और नियमितता बढ़ती जाती है। इसका मतलब मान लीजिए कि इसका एवरेज मान लीजिए लंबाई आ गया 2 सेंटीमीटर, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि 1,00,000 यदि सभी पत्तों को तोड़ करके फिर से यदि उसको भी काउंट किया जाए तो उसका भी 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिंपल सी बात ये है। तो जब हम सैंपल लेते हैं तो इस बात को ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे ऐसे हमको सैंपल लेना है कि जो हमारे पास यूनिवर्स है या पॉपुलेशन है उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा से होता है। रिप्रेजेंटेशन अच्छा से होगा तो क्या होगा, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी होगी। तो जो आप सैंपल लिए हैं, जो इसका कैरेक्टर है वो यही इसका कैरेक्टर होगा, ओके।
और ये सैम्पलिंग बहुत ज़रूरी है। जो हम सैंपल तय किए हैं, जैसे मान लीजिए घर में राइस बनता है, देखे होंगे, अब तुम्हारे कुकर में बन रहा है, लेकिन मान लीजिए कि कोई कढ़ाई है, इसमें मान लीजिए कोई सब्जी बन रही है, तो सब्जी में देखिए हम लोग क्या देखते हैं, एक दो आलू निकाल के देख लेते हैं, एक दो आलू, ओके, क्या देखते हैं कि एक दो आलू दबा करके समझ रहे हैं कि पका है कि नहीं पका है, क्या कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए पूरा निकाल के इधर उधर से घुमा के देखते हैं कि एक उसमें से निकालेंगे, देखेंगे दबा करके, अच्छा हो गया, सब्जी हो गई। इसका मतलब क्या है कि वह जो एक आलू है, ओके, वो पूरा सैंपल जो यूनिवर्स है उसका रिप्रेजेंट कर रहा है। और यदि आपको थोड़ा शौक हो तो 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, तो डेफिनेटली पूरे आलू के जो सब्जी है उसको रिप्रेजेंट कर देगा। ओके, इसी को द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी कहा जाता है, राइट। तो आर यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो यहाँ पर आप समझ गए कि जो भी कोई चीज़ें होती हैं, 1 लाख, 10 लाख, 10 लाख, कुछ भी हो, पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से हम जो डाटा लेते हैं, सैंपल लेते हैं, वह सैंपल सभी का रिप्रेजेंट करते रहना चाहिए। ओके, ये है द स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी प्रिंसिपल्स। अब आते हैं नेक्स्ट में, द लॉ ऑफ इनरेशिया ऑफ लार्ज नंबर, महांक जड़ता, महांक जड़ता। अब ये क्या नियम है, महांक जड़ता नियम ये कहता है कि जैसे जैसे आप सैंपलिंग की साइज बढ़ाएंगे, सैंपलिंग की साइज बढ़ाएंगे, उसमें क्या है, कंसिस्टेंसी बढ़ती जाएगी, अर्थात वह एकदम बराबर होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सैंपल लिया, सैंपल मान लीजिए कि 10 लिया, तो हो सकता है कम रिप्रेजेंटेशन कर रहा हो, लेकिन 100 लेंगे तो और ज़्यादा करेगा, 1000 लेंगे तो और पॉपुलेशन का रिप्रेजेंट करेगा, यदि 10,000 लेंगे और ज़्यादा करेगा, यदि 1 लाख लेंगे और ज़्यादा करेगा। इसका मतलब क्या है, द लॉ ऑफ इनिशियल लार्ज नंबर ये बता रहा है कि जैसे जैसे लार्ज नंबर आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे महांक जड़ता अस्थायित्व आता जाएगा, अस्थायित्व। ओके, किस बात का अस्थायित्व, कि जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट मान लीजिए यूपी की एवरेज हाइट कैलकुलेट करनी है लोगों की, और आपने जानते हैं यहाँ पर लगभग 25 करोड़ लोग हैं, ओके, एवरेज हाइट कैलकुलेट करनी है 25 करोड़ लोगों की। जानते हैं अगर आप इसमें से 1000 लोगों को लेंगे तो मान लीजिए कि नॉर्मल में इसका हाइट 5.6 इंच है, ओके, तो 1000 के लेंगे तो हो सकता है कि आपका हाइट आ जाए 5.8, आ सकता है, इससे ज़्यादा आ सकता है, लेकिन हो सकता है कि इसको 1 लाख कर दीजिए तो इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम आ जाएगी, हो सकता है कि आ जाए 5.7 पे। अगर मान लीजिए कि आप 1 करोड़ सैंपल ले लिए, अब क्या हो जाएगा, हो सकता है इसके नज़दीक आ जाए। तो यही पता चला लार्ज नंबर में जैसे जैसे हम सैंपल की साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे कंसिस्टेंसी बढ़ती चली जाएगी, अस्थायित्व आता चला जाएगा। महांक जड़ता यही कहता है कि वह जैसे जैसे हम संख्या बढ़ाते हैं वैसे वैसे बढ़ने लगता है। ओके, जैसे हो सकता है जैसे लीफ हम लोग पत्ता लिए थे, तो हो सकता है कि 10 पत्ता लिए हो तो पूरा पत्ता का न कर रहा हो, लेकिन अभी 1000 ले लेंगे तो लगभग आशा है कि उसी के अनुसार होगा। दोनों में अंतर समझ गए, क्या अंतर है, ये बताता है कि जैसे हम लार्ज नंबर लेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा पूरा ओवर पॉपुलेशन का जो मीन है या जो उसका स्टैंडर्ड है, जो कैरेक्टर है, वो इसमें आ जाएगा। और स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी बताता है कि जैसे जैसे हम जो पॉपुलेशन ले रहे हैं उसमें रेगुलरिटी होती है कि हम जितना लिए हैं वो सभी का रिप्रेजेंट कर रहा होगा। दोनों में यही अंतर है, राइट। तो आई थिंक आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज कैसे डिटर्मिनेशन करता है। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 फार्मूला दिए गए हैं, तीन फार्मूला में जो है सबसे बेस्ट जो है वो जो फार्मूला है मैं उसको बताऊंगा, उसका एग्जांपल बताऊंगा। लेकिन यदि इसमें से कोई आप रिसर्च कर रहे हैं और जो सिचुएशन दिया गया है, यदि आप इस सिचुएशन से रिसर्च कर रहे हैं तो आप इस फार्मूला का यूज करिएगा जो मैं अभी बताया हूँ, ये दिखा रहा हूँ। ओके, तो अब देखिए इसमें पहले फार्मूला 1, डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज। क्यों साइज किया जा रहा है, क्योंकि अब मान लीजिए कि 10,000 है, अगर कोई फार्मूला नहीं बनाएंगे तो कोई कहेगा नहीं हम 2 ही सैंपल लेंगे, काम चला लेंगे अपना, कोई कहेगा नहीं हम 100 लेंगे, कोई कहेगा हम 1000 लेंगे, कोई कहेगा 2000 लेंगे, कोई कहेगा हम 10 लेंगे। क्या इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ लॉजिक होना चाहिए ना,
कि हम 10,000 पर कितना लेंगे तो एकदम लगभग परफेक्ट होगा। लगभग हम 1 लाख पर कितना लेना चाहिए, 10 लाख पर कितना लेना चाहिए, क्या ये जरूरी नहीं है? तो इसीलिए इसको फार्मूला बताया जा रहा है, ताकि लोगों के जो अपना एक विश्वास है कि नहीं हम जितना चाहेंगे उतना ले सकते हैं, तो वैसा नहीं ना, कुछ फार्मूला के अनुसार लीजिए ताकि उसका पूरा रिप्रेजेंटेशन हो भी पाए। ऐसा नहीं है कि आप ले लिए और पूरा रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं पा रहा है। ओके, आप बहुत छोटा लिए, 10 ले लिए, 50 ले लिए, और पॉपुलेशन आपके पास 1 लाख की है, लिए 10 तो हैं, 10 तो क्या रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग को देखना है यहाँ पे, उसी के अनुसार, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं फार्मूला। तो यहाँ पर क्या है? फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ना क्या है? इफ द नेचर ऑफ द स्टडी इज सच दैट द रिसर्चर, देखिए अब क्या है कि नेचर ऐसा रिसर्चर का है जो अध्ययन करने जा रहे हैं, पीएचडी, जो थीसिस लिखने जा रहे हैं, जो डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, हैज़ टू रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ परसेंटेज। जैसे आप देखे होंगे कि जो सेंसस होता है, ओके, तो सेंसस, अच्छा सेंसस भी कहा जाता है, याद आ गया, देखिए पॉपुलेशन को सेंसस भी कहा जाता है या यूनिवर्स, तीनों चीज़ें इक्वल हैं, ध्यान रखिएगा। पॉपुलेशन कहा जाए, सेंसस कहा जाए, यूनिवर्स कहा जाए, ये तीनों इक्वल हैं। ओके, अब क्या है, जब तीनों इक्वल हैं तो अब क्या है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर इसको परसेंटेज में डिसाइड करना हो, ओके, कोई ऐसे चीज़ें ले रहे हैं जो परसेंटेज में डिसाइड करना है, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कितने परसेंट लोग पास हो रहे हैं, ओके, कितने परसेंट लोग मान लीजिए कि हाई स्कूल यहाँ पर हैं यूपी में, कितने परसेंट लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आपको देखना हो, कितने परसेंट लोगों की शादी हो गई है, कितने परसेंट लोगों की शादी नहीं हुई है, ये एक्सेट्रा चीज़ों को देखना हो। तो जब परसेंटेज में कंक्लूजन आपको देना हो तो आप इसके अनुसार सैंपल साइज निर्धारित करेंगे कि जो टोटल पॉपुलेशन होगा हम उसका सैंपल साइज कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एन कैसे निर्धारित होगा, फर्स्ट पे P1 माइनस पी ए स्क्वायर डिवाइड बाई जेड स्क्वायर P2 स्क्वायर N2 स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं इसका फॉर्म क्या है। एन मीन्स सैंपल साइज रिक्वायर्ड, मीन्स सैंपल साइज कितना रहना चाहिए। एन मीन्स क्या है, नंबर ऑफ पीपल इन द पॉपुलेशन। अब यहाँ पर क्या है, पी मीन्स, एन मीन्स नंबर ऑफ, जो एन ये है ये नंबर, मान लीजिए कि यूपी में 25 करोड़ जनसंख्या है तो यहाँ 25 करोड़ लिख देंगे। हालांकि सबका तो नहीं लेना है, मान लीजिए 10 पास कर लेना है, कितना परसेंटेज लड़कियाँ पास हुई हैं, कितना लड़के पास हुए हैं, तब जानते हैं कि लगभग कितना होंगे, 20 लाख लोग, तो 20 लाख हम लेंगे। ओके, 20 लाख केवल। अब क्या है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 20 लाख लिख देंगे, 20 लाख का स्क्वायर ऐसे। नेक्स्ट पी, एस्टिमेशन परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन प्रोसेसिंग एट्रीब्यूट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या करें, एस्टिमेट करेंगे परसेंटेज का, कि ये क्या है, एस्टिमेट का परसेंटेज है, कितना हम परसेंटेज लेना है हमको। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक्यूरेसी डिजायर्ड एक्सप्रेस्ड एट डेसिमल 0.01, 0.02, 0.3, ये एक्यूरेसी कितना चाहते हैं। तो मैं बताया था ये तो 0.1 लीजिए, ये 0.5 लीजिए, मोस्ट प्रोबेबल 0.05 बताया था ना। ये क्या है, 5% की एक्यूरेसी वाला है। ओके, रिजेक्शन एरिया उसी का है 0.05। ओके, इसको ले लेंगे। थर्ड पर जेड क्या है, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट ऑफ द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन corresponding to the desired confidence level सी। ओके, जेड वैल्यू, तो जेड की वैल्यू क्या होगी, उस स्टैंडर्ड डेविएशन के अनुसार हम लोग टेबल से देख लेंगे। ओके, तो जब परसेंटेज करना हो तो आपको इस प्रकार से निर्धारित करने हैं। आर यू ओके? नेक्स्ट यहाँ समझ में आ गया। तो जब आप लोग को कभी करना हो कि हमको, हमारे पास 2 करोड़ की जनसंख्या है, उस 2 करोड़ की जनसंख्या में हमको कितना सैंपल लेंगे तो पर्याप्त होगा, तो इस फार्मूला के अनुसार आप लोग इस्टेब्लिश कर लीजिएगा। राइट, नेक्स्ट क्या है, सेकेंड। देखिए सेकेंड क्या है, सेकेंड में इफ द नेचर ऑफ द स्टडी इज सच दैट द रिसर्चर हैज टू रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ द स्टडी मीन्स, एवरेज में देना है। ओके, एवरेज कितना पास हुए लोग, कितना फेल हुए, एवरेज हाइट क्या है, सब एवरेज में यदि आपको देना है तो सैंपल की फार्मूला क्या होगा। अब देखिए यहाँ का पी स्क्वायर ए टू जेड प्लस P2 N2 स्क्वायर जेड, यहाँ पर सैंपल साइज रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ पीपल इन द पॉपुलेशन, एस्टिमेशन स्टैंडर्ड जो पहले के चला रहा है वही है पॉपुलेशन, एक्यूरेसी डिजायर्ड, यहाँ पर क्या है जो एक्यूरेसी वो भी है, और नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो उसमें बताया गया था
डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल। तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, 0.5 लेंगे तो क्या हो जाएगा 95%, ऐसे समझ रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा 95%। तो इसको आप लोग ऐसे डिसाइड कर लेंगे। अरे ओके, तो ये इजी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक ही बार करना है। जब आप डाटा ले रहे होंगे, मैं यहाँ क्यों ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये केवल एक बार करना है। इसको फार्मूला अब मैं बता ही दिया, उस फार्मूला के आधार पर रख देना है। जिससे मान लीजिए कि आपको पता है कि 20 लाख लड़के हाई स्कूल में पास हुए हैं, उनका देखते हैं कि एवरेज लोग कितने नंबर पाए हैं, पूरा मिला कर कितना एवरेज नंबर गया है। सब लोग का एवरेज 80 है या 85 है या 70 है। तो आप जानते हैं उसमें गर्ल्स होंगे, बॉयज़ होंगे। तो एक ही डाटा लेना ना, कितना डाटा लेंगे, मान लीजिए 20 लाख में से हम कितना डाटा लें जो पूरा रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो मान लीजिए कि अब इसके अनुसार एक बार करना है कि हाँ आगे मान लीजिए 300 डाटा लेना है, इस पर एक बार रख देना है। ओके, टोटल पॉपुलेशन क्या है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जैसे ये है ना एन की जगह पर क्या लिखेंगे 20 लाख। अच्छा, जेड स्क्वायर पर जो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, एक्यूरेसी डिजायर्ड ये हो जाएगी, पी एस्टिमेट स्टैंडर्ड डेविएशन, एट्रीब्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन उससे कितना आ रहा है ये सब। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सभी में स्टैंडर्ड डेविएशन की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, इसीलिए ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ये भी ध्यान रख रहिएगा। ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन आगे जो मैं बताऊंगा थर्ड, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है और सबको यूज भी करना चाहिए। ओके, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, कुछ भी हो ये जो लास्ट में बता रहा हूँ इसी को यूज कर लेना है। इसका मैं न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। ओके, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं आएगा। राइट, अब देखिए क्या है यहाँ फार्मूला थर्ड पे। थर्ड फार्मूला ये है, The nature of study is such that a researcher is planning to reporting the result in variety of ways। वैरायटी तरीके से, परसेंटेज में भी करना चाहता है, एवरेज में भी करना चाहता है, जहाँ जैसे भी करना चाहता है, बताया ना। ये दोनों देखने के लिए केवल है और ये सबका कंक्लूड है। ओके, तो इसी को मैं डिटेल बता दूंगा, इस पर एग्जाम्पल करा दूंगा तो आप लोग क्लियर रह जाएगा। दो भूल जाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईजी करना हो तो ठीक है। द रिसर्चर इज गेटिंग डिफिकल्टी इन एस्टिमेटिंग परसेंटेज या स्टैंडर्ड। मैं बताया ना परसेंटेज कैलकुलेट करना इतना ईजी उसमें नहीं है। एक में देखिए परसेंटेज करना पड़ रहा था, एक में स्टैंडर्ड डेविएशन करना पड़ रहा था, एट्रीब्यूट ऑफ इंटरेस्ट में जो आप एट्रीब्यूट लेने वाले हैं। अब आप जानते हैं इतना आसान है। देन द फार्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग सैंपल साइज मीन्स, अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जो दोनों हम लोग पढ़े पहले वाला में, उसमें परसेंटेज और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों कैलकुलेट करना पड़ रहा था। क्या इतना आसान पॉपुलेशन का निकलना है कि पूरी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, पूरी पॉपुलेशन का आपका परसेंटेज कितना है, इतना इजी है नहीं, निकलना इजी है। इसीलिए वो ज़्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए मैंने वहाँ पर ज़्यादा टाइम दिया भी नहीं। ओके, लेकिन जिसको करना होगा वो फार्मूला पर यूज करके कर सकता है इजीली, नो प्रॉब्लम। तो मेरा काम तो पढ़ाना ही है, तो मैं क्यों सब कुछ बताऊंगा ना, मेरा तो दायित्व तो है सब कुछ बताऊँ। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज ये होने वाला है, इसलिए इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं। राइट, यहाँ पर क्या है एन जेड ये सब 0.25 ये सब कोई मतलब है, जो आप लिखना है इसको लिख लेंगे। बेसिक बात ये है, क्या है, सैंपल साइज रिक्वायर्ड एन, टोटल पॉपुलेशन साइज कितना है, ये क्या है एन इक्वल टू एन जो है ये टोटल साइज है। ओके, टोटल साइज। अब क्या है प्रिसीजन लेवल, यूजुअली 0.5 या 10%। प्रिसीजन लेवल मीन्स कि कितना कॉन्फिडेंस लेवल कह सकते हैं, या कितना एरर होने की संभावना है, या रिजेक्शन है, इसको कुछ भी कह सकते हैं। ओके, सिग्निफिकेंस लेवल भी कह सकते हैं, जो सिग्निफिकेंस लेवल पढ़ाया जाता है। इस प्रिसीजन लेवल को सिग्निफिकेंस लेवल भी समझ लीजिए कि कितना चाहता है, 0.5 चाहता है, 0.10 चाहता है। तो अक्सर मैं बताया था 0.5 होता है, तो ये 10 को भूल ही जाइए, 0.5 पर करना है हमको। Number of standard deviation units in the sampling distribution corresponding to the desired confidence level। तो कॉन्फिडेंस लेवल में जेड क्या है, सीरीज बात है, जेड का क्या वैल्यू आएगी उसको लिखना है और जल्दी में नहीं लगाना है। क्या लिखना है, जेड की वैल्यू 5% पर कितना होती है, 5% में बताया था 1.96 होती है। ओके, सॉरी 2.58 होती है, नहीं 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 ठीक है 1.96। ओके, क्योंकि 0.645 कितने पर होती है, ये होती है 10% पर, 1.96 हो जाएगा 5% पर, और 1% हो जाएगा 2.58। ओके, तो ऐसे होता है। तो ये आपको याद ही रहेगा, एक बार याद करना है लाइफ में, नहीं तो सूझ खोज लेंगे कहीं से, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये इजी है, सबसे इजी इसको सॉल्व करना है, इसलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। राइट, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है,
कि यहाँ पर क्या क्या करना है, जेड की वैल्यू कैलकुलेट करना है 5% पर 10% पर, तो 5% बताएं क्या है, 1.96, सिंपल सी बात है, तो उसको आप लिख देंगे और ये जो फार्मूला है उसको यूज कर लेंगे। ओके, चलते हैं अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए एग्जाम्पल, लेट द टोटल पॉपुलेशन कितना होगा 10,000 एंड द रिसर्चर डिसाइडेड टू कंसीडर दिस स्टडी एट 95.95%, इतना मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल कितना होगा 5%। ओके, तो जो माइनस होता है वही कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है। ओके, सिग्निफिकेंस लेवल 5% होगा तो कॉन्फिडेंस लेवल 95%, यदि सिग्निफिकेंस लेवल 1% है तो कॉन्फिडेंस लेवल 99%, ऐसा समझना है। ओके, एंड 50% प्रिसीजन लेवल क्या होगा, जीरो डिफरेंस 0.05, जेड बताया ना 1.96 जो बताया जा रहा है। द सैंपल साइज विल बी, सैंपल साइज क्या होगा, ओके खोजा जा रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया है कि 10,000 लोग हैं जिसमें 9.5% हमको सैंपल देखना है जो कि 0.5 है, जेड की वैल्यू 1.96 है। ओके, ये 15% प्रिसीजन लेवल है। ओके, अब क्या है, सैंपल साइज विल भी क्या होगा, अब सैंपल साइज के आप देखिए, अब इसके लिए हम लोग का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फार्मूला, यहाँ पर क्या होगा, n इक्वल टू एन जेड इस मल्टीप्लाई 0.25 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई n-1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू 0.25। ओके, ये है। अब इस पर क्या करना है, वैल्यू अपलोड करनी है। अब देखिए n क्या है, n 10,000 है। ओके, n कितना है 10,000। ओके, z कितनी है, z है देखिए 1.96 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे 1.96, ओके, मल्टीप्लाई बाई 0.25, ओके 0.25 हो गया। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर डी स्क्वायर, डिफरेंस कितना डी है 0.05, ओके, मल्टीप्लाई देखिए n-1, n कितना है 10,000, 10,000 से एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9,999 आ जाएगा। ओके, आ जाएगा कि नहीं, n 10,000 लिखेंगे -1 करेंगे इतना आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्लस 1.96 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.25। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैं तो देख के लिख रहा हूँ, मैं देखिए इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं पूछा नहीं जाना है, केवल क्यों यूज करना है, जब आप सैंपल से डिसाइड कर रहे होंगे तो आप ऐसे ही अपलोड कर लेंगे। ओके, एक बार डिसाइड करना है उतना ही सैंपल लेना है, अब उस पर ध्यान रखना पड़ेगा हमको ना। अब देखने क्या है, इसका कितना आएगा 3, आप लोग कैलकुलेट करिएगा और देखिए इसका आंसर आना चाहिए 98, इतना इसका आंसर आ जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये इतना आ गया आंसर, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी पॉपुलेशन, इसको पॉपुलेशन कहिए, ओके, या इसको यूनिवर्स कहिए, या इसको सेंसस कहिए, बात बराबर है सब। तो इसका मतलब कि कहीं पर हम डाटा लेने वाले हैं जिसकी पूरी पॉपुलेशन 10,000 है, या यूनिवर्स 10,000 है, या सेंसस 10,000 है। ओके, तो हमको ये चेक करना है कि 10,000 में से कितना हम सैंपल लें कि इसका रिप्रेजेंट कर रहा हो, क्योंकि कोई तो कहता है कि 2 भी ले लीजिए, कोई कहेगा 4 भी ले लीजिए, कोई कहेगा 2,000 ले लीजिए, कोई कहेगा 5,000 ले लीजिए, कोई कहेगा 9,000 ले लीजिए, तब रिप्रेजेंटेशन होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, जो कि एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, उसके अनुसार माना जाता है 369, जानते हैं कि लगभग 370 है, तो इसको इक्वल टू कितना लिख लेंगे 370। इसका मतलब क्या है, यदि किसी पॉपुलेशन, जैसे मान लीजिए कि आपको लेना हो वाराणसी में कि कितने लोग सीए कर रहे हैं, एग्जाम्पल के उसका एवरेज हाइट क्या है, ये एवरेज परसेंटेज क्या है, ये एवरेज इनकम क्या है, कुछ भी। तो जब 10,000 लोग मान लीजिए आंकड़ा लगा कि लगभग 10,000 लोग सीए होंगे वाराणसी में, यूपी पूरा सीए, देखते हैं उनकी एवरेज इनकम क्या है। जब एवरेज निकालेंगे तो आप सोचेंगे ना सब सीए के पास जा नहीं पाएंगे, तो आप मान लीजिए कि 10,000 लोगों के पास जा नहीं पाएंगे, जबकि आपको पता है कि लगभग 10,000 सीए हैं। तो आपको एक दिमाग में जाएगा ना कि कितना लोगों से सर्च करें, हम सैंपल लें, पूछें आपकी इनकम, तो 370 लोगों से आप पूछ लेंगे,
तो मान लिया जाएगा कि लगभग इतना लोगों से पूछ लिए, राइट। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, और यहाँ पर लगे तो 384 ध्यान रखिए, 384 से यदि कोई भी सैंपल ज़्यादा लेते हैं तो वह माना जाता है कि जो भी 3 रूल बताया हूँ, द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, द लॉ ऑफ रेगुलर स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, द लॉ ऑफ इनरेशिया प्रिंसिपल, ये सब लागू हो जाता है। 384 डाटा याद रखिएगा, ओके। ये हमेशा के लिए कि कभी भी जब पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा आपके पास हो, जिस पर हमको स्टडी करना है, अपनी रिपोर्ट देनी है, अपना ऑब्जर्वेशन पेश करना है, तो 384 से कम ना हो। इस बात को एकदम क्लियरली माइंड में याद रखिए। 370 जैसे है ना, 370 हम कैलकुलेट करके निकाले हैं, लेकिन अगर आपको कैलकुलेट न भी करना हो, मान लीजिए कि चाहते हैं कि फार्मूला यूज ना करें, तो 384 से कम मत लीजिएगा कभी भी। इस बात को डिस्क्लेमर की तरह याद रखिएगा, ओके। ये मेरा नॉलेज है, और मैं कम से कम 20 लोगों की पीएचडी जब हो रही होती, वाइवा होता है पीएचडी का वाइवा, उस समय बैठ चुका हूँ, और इससे ये निष्कर्ष निकला है कि 384 फिगर है, जिससे ऊपर आपका डाटा होगा सैंपल, तो माना जाएगा कि रिप्रेजेंटेशन लगभग सैंपल साइज का है, जो आप पॉपुलेशन है उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा होगा। और जो भी आप उसके आधार पर टी टेस्ट लगाए हैं, जेड टेस्ट लगाए हैं, काइस्वो टेस्ट लगाए हैं, वो लगभग सफिशिएंट रिजल्ट दे रहा होगा और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन दे रहा होगा, ओके। तो आई थिंक, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए, ओके। तो अब यहाँ पर समझ गए आप लोग आई थिंक कि किस प्रकार से हम लोग सैंपल साइज डिसाइड करते हैं, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो गया, सैंपल साइज कितना होगा। अब अगले जब हम लोग मिलेंगे क्लास में, तो देखेंगे सैंपल हम लोग लेंगे कैसे, या टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग कैसे होती है, मेथड्स कौन कौन से होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन आता है, प्रोबेबिलिटी में कौन सी आती हैं। और ये जब चीज़ें प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, उसके बाद डाटा कितने प्रकार का होता है, ये सब जब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तब जा कर टेस्ट स्टार्ट करेंगे, ओके। तो 1 बाई 1 करके बढ़िया सा टेस्ट, उस पर 2-3 न्यूमेरिकल, बढ़िया से किस प्रकार पीएचडी में यूज होता है, किस प्रकार से आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज करते हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो वीडियो को यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड के पास डेफिनेटली शेयर करिए, राइट। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।